हेलो सीएबी स्टूडेंट्स, जस्ट एग्जाम नज़दीक ही है। आप रिवीजन कर रहे हो जोर शोर से। आपके रिवीजन में चार चांद लगाने के लिए मैं आ गया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे। फाउंडेशन एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। ये सेट 2 है। पहले सेट 2 में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सेट 1 एक्सप्लेन करूँगा। टाइम अलाउड 1 आवर, फुल मार्क्स 100 मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ध्यान से सुनेंगे। इस एनालिसिस पे मैं टॉपिक्स का डिस्कशन करूंगा इन डिटेल। फर्स्ट इज एंट्रेंस फी 20,000 रिसीव बाय अ क्लब इज। आपके क्लब को एंट्रेंस फी मिला है, तो ये क्या है, रिसिप्ट कैसा है। तो कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये कैपिटल रिसीव से ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सबको पता ही है। 5,000 incurred for upgradation of computer, अंडरलाइन करेंगे upgradation of computer installation। सो कोई भी एक्सपेंसेस एसेट्स पे करते हो जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो जाता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पुराने एसेट्स पे कोई भी एक्सपेंसेस करेंगे जिसके कारण फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज हो जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है, इफ अ रिसीव 200 फ्रॉम राजेश हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्ड नहीं किया गया बुक्स में, प्रॉफिट वुड शो। बेटा राजेश से पैसा मिलने का एंट्री होता है कैश टू राजेश या डेटर, तो इससे प्रॉफिट लॉस इफेक्ट नहीं होता है। कैश भी एसेट्स है, डेटर्स भी एसेट है। सो नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। A ledger is also called book of final entry। फाइनल एंट्री जर्नल के बाद लेजर ही बनता है। While preparing BRS, BRS का क्वेश्चन है, if you start with debit balance as per cash book, check sent to bank but not collected should be। तो पहले मैं थोड़ा सा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बारे में बता दूं, इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करूंगा ही, साथ में और डिटेल एनालिसिस की क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा घुमा दे तो भी आप तकलीफ ना हो। सो बीआरएस बनाते समय आपको याद होगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया रहता था, कभी क्रेडिट बैलेंस। तो आप पढ़े होंगे डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो ये डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक का। चेक सेंड टू बैंक नॉट कलेक्टेड, बैंक में चेक भेजे हैं आप, तो चेक भेजने से राइट हैंड कैश बुक इंक्रीज हो गया बट बैंक पे एंट्री नहीं हुआ है। तो जब हम लोग मिलाते हैं बीआरएस में, तो कैश बुक से शुरू किए तो कैश बुक को क्या कर देंगे, माइनस, डिडक्टेड। नेक्स्ट है, डैश कंसेप्ट एज्यूम्स दैट फॉर अकाउंटिंग पर्पज बिजनेस एंटरप्राइज एंड ऑनर आर सेपरेट आइडेंटिटीज या एंटिटीज। सो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक सेपरेट एंटिटीज है, इसी के कारण ड्राइंग्स और कैपिटल का एंट्री होता है। आसान क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट है, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 एज रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने रेंट पे कर दिया। इन बीआरएस स्टार्टिंग पासबुक, बेटा पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस, पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस से 1000 ओवरड्राफ्ट माइनस है। एक बार एग्जांपल के लिए, बैंक हैज डायरेक्टली पेड रेंट, बैंक ने पे कर दिया, तो राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। बैंक पे कर दिया तो पासबुक में बैलेंस कम गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो अब मिलाना है दोनों को, पासबुक से स्टार्ट किए तो पासबुक में करेंगे प्लस, तो प्लस कर देंगे 1250, बट माइनस बैलेंस था, प्लस करेंगे तो ये 250 हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है, माइनस में अगर प्लस करते हैं ना तो वो माइनस हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1250। 1250 will be deducted, 1250 will be deducted from overdraft।
तो जो भी ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था उसमें अपने प्लस करेंगे ना, तो माइनस में प्लस करने से ना तो ध्यान रखेंगे वो माइनस हो जाता है। या आप वैसे सोच लेंगे ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरड्राफ्ट था पासबुक में, बैंक पेमेंट कर दिया तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, तो पासबुक पे ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा तो मिलाने के लिए पासबुक से कम। तो ये ओवरड्राफ्ट वाला सम आप दो स्टाइल से कर सकते हो। एक तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस माइनस लेके कर सकते हो, या ओवरड्राफ्ट को ही कंसीडर करके कर सकते हैं। तो माइनस लेके करने से थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, बट जब पेपर सेटर पूछेगा एडेड डिडक्टेड, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस साइन दे देना, उसमें प्लस कर दिया तो अल्टीमेटली वो माइनस ही हो गया। माइनस साइन था और माइनस कर देंगे तो वो प्लस हो जाता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा, जर्नल एंट्री फॉर वेजेस 8,000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। वेजेस पे किए थे इंस्टॉलेशन का, तो अपने रेक्टिफाइड एंट्री जैसे लगाते हैं मशीन टू वेजेस, ऐसे एंट्री होता है मशीन टू कैश, बट पहले वेजेस में डाल देते हैं फिर बाद में रेक्टिफाई करते हैं मशीन टू वेजेस। तो नन ऑफ द अबव। रिकवरी ऑफ बैड डेट, डूबा हुआ पैसा मिलेगा तो खुशी है ना? यस सर, डूबा हुआ पैसा मिलने से बहुत खुशी होता है, तो इंक्रीजेस नेट इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इसका आंसर में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ किया है बट मैं समझाता हूँ। इफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1 लाख, लाइफ 5 years, रेसिडुअल वैल्यू 2000, इफ डेप्रिसिएशन ऑफ 4th ईयर एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन 19,600 है। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड पे अगर डेप्रिसिएशन 19,600 है 4th ईयर, तो एवरी ईयर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलता है डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इनटू 100। सो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 19,600 बाय कॉस्ट 1 लाख इनटू 100, तो आंसर शुड बी 19.6%, करेक्ट आंसर है। बट आपका इंस्टीट्यूट 20% कैसे दे दिया? 19,600 डिवाइडेड बाई 1 लाख से 2,000 माइनस कर दिया, 98,000 इंटू 100। तो इंस्टीट्यूट ने लिखा 19,600 डिवाइडेड बाई 98,000 इंटू 100, 20%। बट ये ऑप्शन सही नहीं है, बट हमें 19.6% चाहिए, तो 19.6% रहता तो उसी को टिक मार्क करते। 19.6 नहीं है तो 20% को ही टिक मार्क करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ कैश बिजनेस बाय प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा लेता है तो एंट्री होता है ड्रॉइंग्स टू कैश, तो कैश को क्रेडिट करना है, ऑप्शन सी। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट एक एसेट है जो ट्रेडिशनल अप्रोच पे अपने पर्सनल अकाउंट कहते थे, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है ना बेटा, मॉडर्न अप्रोच पे एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल। ट्रेडिशनल अप्रोच पे था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पे आता है ऑल इनकम एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम एक्सपेंसेस। और एसेट्स था, एसेट तो है नहीं। रियल अकाउंट पे एसेट्स आता है, और जो नाम वगैरह रहेंगे पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वगैरह प्रीपेड रहेगा तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बेटा बैलेंस शीट में ही तो लिखते हैं ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, बैलेंस शीट। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ओरिजिनल एंट्री, जो ओरिजिनल एंट्री होता है, फर्स्ट एंट्री होता है, उसको कहते हैं जर्नल। लेजर पे ध्यान रखिएगा, ये बड़ा टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन है। इन एन अकाउंट डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट, द बैलेंस इज नोन एज, ये लेजर है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड 1000, क्रेडिट साइड 800 आ गया, तो यहाँ पे बैलेंस लिखते 200। बेटा ये दिखता तो क्रेडिट है, बट डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। तो ध्यान से रखना कि डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस को डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा बट क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट बेटा, और कंसाइनमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन है,
X sent out goods to Y costing 1,50,000. Goods are to be sold at cost plus 33 1/3%. X ने Y को 1,50,000 का गुड्स भेजा और उसको बोला है कि 33 1/3%. बेटा 33 1/3%, 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3%, डेट इज 100/300 होता है, ये 1/3 हो जाएगा. 33 1/3% को ब्रेकअप करेंगे तो 100/3%, परसेंट नीचे आ जाता है 1/3. He asked the consignor asked consignee to pay advance 60% of sales value. तो सेल्स वैल्यू उसका 60% अमाउंट ऑफ एडवांस. तो बेटा सबसे पहले कॉस्ट देखिए 1,50,000 कॉस्ट है, प्लस 1/3 ऑफ 1,50,000 प्रॉफिट पे बेचना है, 2 लाख हो जाएगा बेटा सेल्स वैल्यू. सेल्स वैल्यू हो गया 2 लाख और एडवांस चाहिए 60% ऑफ 2 लाख 1,20,000. तो ऑप्शन ए हो गया बेटा. नेक्स्ट है इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 जॉइंट वेंचर का है, टेकन बाय वेंचरर एट 15,000. गुड्स 20,000 का अनसोल्ड हो गया, 15 पे ले गया. तो जॉइंट वेंचर पे क्या होता है ना, जब लास्ट में कुछ बच जाता है तो जिस वैल्यू पे ले गया उसी को इनकम दिखाते हैं. ये नहीं देखना है कितना वैल्यू का माल था. यू फॉरगेट 20,000 15,000, तो 15,000 को हम लोग जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे 15,000. बेटा जॉइंट वेंचर अकाउंट एक आपके ट्रेडिंग पीएल के तरह है. कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे ना क्रेडिट, तो बेटा ट्रेडिंग पीएल के तरह कुछ भी एक्सपेंसेस होता है तो जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देना और कोई भी इनकम होगा तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देना, ध्यान पे रखना. ओवरराइडिंग कमीशन. ओवरराइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स एट हायर प्राइस. वो कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है ओवरराइडिंग कमीशन हायर प्राइस पे बेचने के लिए. तो यहाँ पे मैं पूरा कमीशन के बारे में कंसाइनमेंट बिजनेस का बता देता हूँ. एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन जो जस्ट सेल्स पे दिया जाता है नॉर्मल. एक होता है ओवर राइडिंग कमीशन. ये कमीशन एक स्पेशल कमीशन है, स्पेशल कमीशन ऑन हाई सेल प्राइस, एक्सेस सेल प्राइस, एक्सेस सेल प्राइस. जब मैं अपने एजेंट को माल भेजता हूँ तो एक सेल प्राइस फिक्स करता हूँ कि भाई आप 10 रुपया में बेचना, 20 में बेचना. अगर वो हमारा कंसाइनी एजेंट 10 या 20 से ज़्यादा दाम में बेच देता है ना, तो वो इतना मेहनत किया उसके लिए हम लोग उसको स्पेशल एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, उसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन. और एक होता है बेटा डेल क्रेडर कमीशन. डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन भी एक स्पेशल कमीशन है. ये इसलिए दिया जाता है कि भैया आप क्रेडिट सेल करोगे तो कलेक्शन का जिम्मेदारी भी आपका. तो अगर कोई पैसा डूब भी गया ना तो एजेंट ही भरेगा वो पैसा. तो डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल, फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल. और इफ देर इज एनी बैड डेट तो वो बैड डेट कंसाइनी का लॉस होगा. अगर डीसीसी नहीं दिया, बैड डेट हुआ तो कंसाइनर का लॉस होगा. तो मैं बोल रहा था ना बेटा आपको ये टॉपिक तो समझाऊंगा ही, साथ में इससे रिलेटेड और भी कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे आएगा वो भी सिखा दूंगा. क्या पता पेपर सेटर ने कुछ टर्म चेंज कर दिया तो आप सेफ रहोगे. इसलिए आप लास्ट स्टेज तक अच्छा से देखना और बढ़िया से समझ में आएगा तो अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करना, क्या पता इन पे से क्वेश्चंस आ जाए. और अभी का रिवीजन जस्ट एग्जाम के पहले ही एकदम फ्रेश रहेगा आपके दिमाग में, आप डायरेक्टली एग्जाम में क्लिक करेगा. आ गया डीसीसी, अभी अभी मैंने नाम लिया डीसीसी आ गया 10%. तो डीसीसी परसेंटेज लिखा रहेगा तो हमेशा टोटल सेल्स पे देना. हालांकि डीसीसी दिया जाता है फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स. अगर डीसीसी के साथ परसेंटेज में ये वर्ड नहीं लिखा कि ऑन क्रेडिट सेल, डीसीसी टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करना. प्लीज 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 आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप गलती करते हो. डीसीसी के नाम आने के साथ साथ दिमाग में घंटी बजता है क्रेडिट सेल. अबे कुछ नहीं लिखा है तो टोटल सेल्स पे करना.
उलाला हो जाएगा। कैश सेल्स 5000, क्रेडिट सेल्स 10,000, डीसीसी 10% ऑफ टोटल सेल्स 15,500 होगा। ऐसा फील हो सकता है कि नहीं इसको हम लोग क्रेडिट सेल्स पे करेंगे, ऐसा नहीं, जब बोलेगा तब। कंसाइनमेंट का और एक क्वेश्चन, अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पे कुछ माल बच गया तो वो कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनर कंसाइनी सबका आएगा। इसमें ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कंसाइनी नहीं आएगा, कंसाइनी का जो गुड्स रिसीव करने का एक्सपेंसेस होता है वही आएगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड और बिल इज नोन एज, बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आपको पता है, आपसे मैं पैसा पा रहा हूँ तो मैं बिल ड्रॉ करूँगा, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेएबल, और वो बिल्स मैंने डिस्काउंट कर लिया और मैच्योरिटी डेट पे आप जाकर बैंक पे दे देना। और आप अगर भाग गए, इंडिया छोड़ के बांग्लादेश भाग गए, तो बैंक वाले मेरे से ले लेगा। इसलिए बी आर डिस्काउंटेड कंटीजेंट लाइबिलिटी है। कंटीजेंट लाइबिलिटी इसलिए कि अगर ड्रॉई जाकर बैंक को पैसा दे दिया तो मेरे लिए आराम है, मेरे को नहीं देना पड़ेगा। अगर ड्रॉई ने नहीं दिया तो बैंक मेरे से काटेगा, तो मेरे को ये पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा वो पता ही नहीं है अभी। अगर आप दे दिए तो मेरे को नहीं देना है, और आप बांग्लादेश भाग गए तो मेरे को देना है। इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स, बेटा बिल्स को लेकर रिटायरमेंट ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, दो अच्छा कंसेप्ट सुनेंगे। कभी कभी मैच्योरिटी डेट के पहले या ड्यू डेट के पहले बिल का पेमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। ड्यू डेट के पहले पेमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। और कभी कभी ड्यू डेट में आ गया, आपके पास पैसा नहीं, आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं और 1-2 महीने का आपको मोहलत दे दूंगा, उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। तो ध्यान रखेंगे, रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, और रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब एक्सटेंशन। तो ये रिटायरमेंट है तो बिफोर ड्यू डेट। बिल एंडोर्समेंट, ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। आपसे मैं पैसा पा रहा था, आपसे बिल ले लिया और मेरे क्रेडिटर्स मेरे को बोल रही थी पैसा पा रही, पैसा दो पैसा दो, क्रेडिटर मेरा जान खा गई, पैसा नहीं है, तो आपका बिल मैं किसी अपने सप्लायर को, क्रेडिटर को दे दिया। इसको कहते हैं बिल एंडोर्समेंट, द प्रोसेस थ्रू विच बिल होल्डर ट्रांसफर बिल टू इट्स क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। बैड डेट रिकवर्ड इनकम है ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। पीएल तो 1-1 साल का बनता है। तो यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट का बात बता रहा। एक तो होता है बेटा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जहाँ पे माना जाता है कि आपके बिजनेस का इनडेफिनिट पीरियड तक लाइफ है, इनडेफिनिट पीरियड, तो गोइंग कंसर्न बोलते हैं। तो 50 साल लाइफ है तो आप 50 साल का तो रिजल्ट तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, बिजनेस के 50 साल के लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, और पीएल कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सोर्स सब्सक्रिप्शन 10,000। बेटा इनकम एक्सपेंडिचर पीएल के तरह एक्रूअल बेसिस दिखाता है, दैट इज करेंट ईयर्स का सब्सक्रिप्शन दिखाता है। सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दिया गया है। द फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीप्ट हुआ वो आपको बताना है। तो बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितना होता है वो आपको बताना है, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे। आई अकाउंट से फॉर द ईयर मिल गया, फॉर द ईयर 10,000 इस साल का है, मिलो चाहे ना मिलो इस साल का है। तो सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था तो वो मिल जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा 1,000, और सब्सक्रिप्शन एक्रूड एट द एंड ऑफ द ईयर 1,500, वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन मेरा बना 10,000, उसमें से लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था तो वो पैसा इस साल मिलेगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का था 1,000, और साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग है वो मिला नहीं, -1,500। तो आंसर होना चाहिए 9,500। आपका इंस्टीट्यूट 10,000 दिया, 10,000 तो किसी भी एंगल से नहीं होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कैसे आप कैलकुलेट करते थे वो भी बता देता हूँ।
रिसीप्ट में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 10,000 दे दिया है, रिसीप्ट पता नहीं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस 1500, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000। तो 1500 इधर आएगा तो माइनस, 1000 आएगा तो प्लस। तो आपका आंसर 9500 होना चाहिए। आपका इंस्टीट्यूट 10,000 दिया, ये गलत है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 आइटम आता है बेटा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स आता है जो रिसिप्ट्स पेमेंट्स बताता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है जो सरप्लस डेफिसिट बताता है, और बैलेंस शीट। तो ऑप्शन डी राइट है, तीनों ऑप्शंस आ जाएगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट्स का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाई एनपीओ, अभी अभी बोल दिया 3 आता है, तो आई भी बनता है रिसिप्ट पेमेंट बैलेंस शीट। तो बेटा आप ही 27 में आंसर दे रहे हो, फिर से 29 में पूछ रहे हो, मेरे को बच्चा समझ रहे हो क्या? आंसर पीएल नहीं बनाता है। एंडोनमेंट फंड कैपिटल रिसिप्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस शीट इज प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन सक्सेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको पता है ना, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएल अकाउंट बनता है, फिर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पीएल एप्रो, फिर बैलेंस शीट। तो ये आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा को छोड़ के बाकी का जो रहता है वो ऑफिस सेलिंग होता है, उसको कॉमर्शियल कॉस्ट कहते हैं। और कन्वर्शन कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता। कन्वर्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड आता है, ये भी आपको कहीं ना कहीं काम में आ सकता है। और डायरेक्ट कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आता है, और वेरिएबल कॉस्ट में भी मैन्युफैक्चरिंग ही आता है। तो आंसर तो कॉमर्शियल कॉस्ट है। कन्वर्शन कॉस्ट का भी एक्सप्लेनेशन लिख के रख दीजिएगा, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नोशनल कॉस्ट है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट से कनेक्टेड है। कॉस्टिंग पे आ गए अपन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 16,000 यूनिट्स का बनाने का खर्चा 2 रुपया, सेलिंग का खर्चा 50 पैसा, 16,000 बेचे हैं, यूनिट सोल्ड 4 रुपया में, कंप्यूट प्रॉफिट। तो पहले देखिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक पीस का 4 रुपया है, लेस कॉस्ट पर यूनिट। सर बनाने का खर्चा 2 रुपया, बेचने का खर्चा 0.5, तो 2.5 कॉस्ट हो गया। 4 रुपया में बेचेंगे, 2.5 रुपया कॉस्ट है, तो प्रॉफिट हो गया 1.5 इंटू 16,000 बेचे हैं, 16,000 बेचे हैं, तो 1.5 इंटू 16,000, तो 24,000 इज प्रॉफिट। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 5-6 का बच्चा भी सक जाएगा। इन बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट का 4 क्लासिफिकेशन है। बिहेवियर के बेसिस पे एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स कॉस्ट, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक सेमी फिक्स कॉस्ट। इन्होंने फिक्स्ड एंड वेरिएबल डाला है, तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल ही राइट है, बट आप ध्यान रखेंगे 4 क्लासिफिकेशन है। If manager is entitled commission 5% of profit before his commission, मैनेजर कमीशन पे ध्यान दीजिएगा, 5% बिफोर बोला है तो उसका मीनिंग अलग है, और आफ्टर बोलता तो 5/105 लेते। एंड ही गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट 8,000, ही विल गेट कमीशन ऑफ ऑन प्रॉफिट 8,400 है, तो कमीशन है 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो प्रॉफिट ही है 8,400 बिफोर, तो 8,400 का 5% 420। अगर यहीं पे बोल देता आफ्टर कमीशन, तो हम लोग 5/105 ऑफ 8,400 करते हैं। जरूर से देखिएगा, आफ्टर कर देगा तो 5/105 इंटू 8,400, तो वो 399 दैट इज 400 आ जाता। तो आफ्टर दिया है ना बिफोर दिया, देख लीजिएगा। नाउ कॉस्ट शीट का कुछ क्वेश्चंस। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दिया है,
नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग पूछा है। तो बेटा आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो याद हो गई। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP प्लस क्लोजिंग WIP माइनस इज इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 29,000, ओपनिंग WIP 4,000, क्लोजिंग WIP X, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 27,000। तो बेटा आप 29,000 में 4,000 प्लस और माइनस इधर आ जाएगा 27,000, तो फिर 6,000 आ गया। ये सिंपल है, इस तरह से आप लिख के कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेटर से करेंगे तो फंस सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सोर्स सब्सक्रिप्शन एरियर। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स तो एरियर दिखाता है, नहीं रिसिप्ट्स ही दिखाता है। करंट ईयर एडवांस, देयर आर 1200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल 10, अमाउंट क्रेडिटेड टू आई। बेटा आई अकाउंट पे फॉर द ईयर दिखाते हैं, मिलो चाहे ना मिलो मतलब नहीं। और नंबर ऑफ मेंबर्स दिया ना तो मल्टीप्लाई कर दिए डायरेक्ट, 1200 मेंबर्स है और सबका एनुअल 10 रुपीज़ करके। तो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 12,000 हो जाएगा, रिसीव्ड हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। डेप्रिसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के बारे में दो बातें और लिख लीजिएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसके लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कुछ भी आ सकता है। डेप्रिसिएशन फिक्स होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी लिख लीजिएगा और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन प्लस करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्शन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपको पता होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। और कन्वर्शन कॉस्ट अभी अभी मैं लिख के आया था, कहीं पे लिख के आया था कन्वर्शन कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट कहाँ गया, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड। So direct conversion cost, direct wage, direct expenses plus factory overhead, which is a part of prime cost भी conversion cost। तो डायरेक्ट मटेरियल तो हो ही नहीं सकता, तो तीन ही खर्चा, दो ही खर्चा है, डायरेक्ट वेजेस कॉमन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो यहाँ दिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है, कन्वर्शन कॉस्ट का भी पार्ट है। नेक्स्ट बेटा एवरेज स्टॉक 12,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को x एज्यूम कर लेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा x प्लस 3,000 और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। एवरेज स्टॉक तो इन्होंने दे रखा है 12,000, ओपनिंग स्टॉक x, क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 3,000 बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12,000 इंटू 2 24,000 हो जाएगा और 3,000 माइनस हो जाएगा, 2x के जगह यहाँ 2 लिख देंगे x। सो 24,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाई 2, ये 10,500 हो गया। x इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 10,500। पेपर सेटर ने क्लोजिंग स्टॉक मांगा है, क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 3,000, इसमें 3,000 प्लस कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 13,500। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कॉस्ट यूनिट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कॉस्ट यूनिट नंबर ऑफ व्हीकल्स होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न विथ वेरिएबल कॉस्टिंग, रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट कॉस्ट। जो कॉस्ट आपको हेल्प नहीं करता है डिसीजन मेकिंग में उसे इरेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट दैट इज कोई पास्ट कॉस्ट, नॉर्मली फिक्स कॉस्ट,
ये इरेलेवेंट होता है, ध्यान रखेंगे। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लिस्ट कंट्रोल, वेजेस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करोगे तो काम ही नहीं चलेगा बेटा। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। बेटा ओवरहेड में ना 3 आइटम आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एंड द लास्ट क्वेश्चन बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज कैलकुलेट करना है बेटा। कंज्यूम दिया है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इन्होंने दे रखा है 53,000, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 9,000, परचेज तो पता नहीं, और ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बेटा 6,000 और क्लोजिंग स्टॉक 9,000। तो यहाँ से परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं, 53 में 6,000 माइनस कर देंगे और 9,000 प्लस हो जाएगा। सो 53,000 माइनस 6,000 प्लस 9,000, 56,000 बिल्कुल सही जवाब। कुछ कुछ क्वेश्चंस आंसर डिस्प्यूटेड है तो वो आप ध्यान रखेंगे। ये मॉड्यूल टेस्ट पेपर 2 हो गया और आपको इसी तरह से मॉड्यूल टेस्ट पेपर 1 भी रिवीजन पे मिल जाएगा कुछ ही देर बाद। सो नाउ एंजॉय दिस और अच्छी तरह से देखना। कोई भी डाउट्स आएगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है CA रमेश गुप्ता, तो वहाँ पे आप लोग कुछ भी डाउट लिखेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। थैंक यू, एंजॉय स्टडी।